हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का अध्याय ठोसों का आकार और चित्रण जो है और उसकी जो प्रश्नावली है वो 10.3 वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 10.1 और 10.2 को भी हमने यहां पर खत्म कर लिया है। देखिए ठोसों का आकार और चित्रण यहां पर जो चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज देखी वो 10.1 और 10.2 के अंदर हमने काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10.3 जो करेंगे उसके अंदर क्या चीज है जो हम नहीं देखेंगे और हमारे लिए क्या चीज जरूरी है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज हम नहीं सीखेंगे। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले इसके अंदर जो ज्यादा जरूरी होने वाली चीजें जिनसे हमको बेसिक जानकारियां प्राप्त होंगी हमने उनको यहां पर लिया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घनाभ की। तो घनाभ के अंदर फलक क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं और किनारे क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपके सामने यहां पर एक घनाभ दिया है तो ये घनाभ बनता कैसे है। तो देखिए यहां पर आपने क्या करा, सबसे पहले यहां पर आपने एक घन बनाया और एक घन एक और बना दिया ऐसा। ठीक है, और उसके बाद ये ध्यान रखना कि ये जो घन है आपका वो घन जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये घन रहेगा तो ही तो ये घनाभ बन पाएगा। तो ये मैंने एक घन बनाया और उसके बाद एक ये बनाया और उसके बाद मैंने इसको ऐसे करके मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक बी सी डी। ठीक है, उसके बाद ई एफ जी एच, ये बन गया मेरा घनाभ। अब देखिए घनाभ के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि घनाभ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उनके अंदर समझने वाली बात क्या है। देखिए सबसे पहले हम घनाभ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे इजी होता है ना वो होता है शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं, देखिए यहां पर हम लोग अलग कलर से अगर बताएं तो देखो यहां पर ये जितने भी कोने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जितने भी कोने हैं ना तो ये कहलाते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। ठीक है ना, ये कहलाते हैं आपके वर्टेक्स। अब उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, अब हम बात करते हैं इसके फलक की बात कर लो या किनारे की बात कर लो। फलक जिसको हम कहते हैं फेसेस होते हैं। तो जैसे आपको ये दिख रहा है यहां पर, जैसे फलक क्या होते हैं, जैसे ये ए बी, ये जो इस तरह का एक ये दिखता है ना आपको, ये एक फलक होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक फलक होता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम जितनी भी चीजें इसमें जोड़ेंगे मतलब ऐड करेंगे वो सारी क्या हो जाएंगी, जैसे ये। तो देखो एक आपका ये भी फलक बन रहा है, एक ये वाला फलक भी बन रहा है, एक नीचे वाला भी बन रहा है, एक ऊपर वाला भी बन रहा है और एक पीछे भी वाला भी बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मैं अगर ऐसे बताऊं तो ये हो जाएगा ए बी डी सी, एक फलक ये वाला ए बी डी सी या ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ले लो, ए बी सी डी एक फलक हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं है ना, तो दूसरे की अगर बात करते हैं तो एक हो जाएगा आपका ए डी एफ जी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए डी एफ और जी, ए डी एफ और जी। फिर उससे ही लगा लगा एक और चले जाओ, जी एच ई एफ है ना। तीसरा हो जाएगा जी एच ई एफ। ठीक है, फिर उसके बाद लगे लगे ये वाले फलक पे भी आ जाओ है ना। चौथे नंबर पे कौन से वाले पे, चौथे वाले पे ए एच या ए सी ई एच या बी सी ई एच, बी सी ई एच। पांचवे पे आ जाओ तो पांचवे पे कौन सा बनेगा, ऐसे ही आपका पांचवा और ऐसे ही आपका जो छठा है। तो इस तरह से जितने भी फेसेस हैं वो सारे आपके निकल के आ जाएंगे। तो आपका ये जो घनाभ है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं ऐसे फलक की बात करते हैं। तो फलक की बात करेंगे तो फलक में क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए इसके अंदर एक फलक कौन सा है, मैं अलग कलर से बताता हूं। तो फलक की बात करें तो ये जो लाइन दिख रही है ए से बी तक, एक फलक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और यहां पर एक और हो जाएगा 12। तो यहां पर कितने हो गए, पूरे कितने हो गए किनारे, एजेस की हम बात कर रहे हैं, किनारों की बात कर रहे हैं। तो ये ए से लेके बी तक एक किनारा,
ठीक है, उसके बाद बी से लेकर सी तक 2 किनारा है ना, ऐसे ही ए से लेकर बी। तो ये जितने भी आपको ये मैंने डेड डैश लगा के दिखाए हैं ये सारे क्या हैं, किनारे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि फलक क्या होते हैं, है ना, शीर्ष क्या होते हैं और किनारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहां पर क्लियर करी। तो हम एक घनाभ की बात करते हैं, तो घनाभ के अंदर क्या होते हैं, एक फलक जो होता है वो 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और किनारे कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। तो यहां पर हमने एक डायग्राम के जरिए देखा और हमने ये सीखा भी कि इसके अंदर ये चीजें जितने भी होते हैं वो हमें एक याद रखने वाली भी चीजें, और घनाभ किस तरह से बनाते हैं यहां पर भी हम लोगों ने, घनाभ जिस तरह से बनाते हैं वहां पर भी हमने देखा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये होता है घन, है ना, घनाभ और घन। यहां पर जो घनाभ होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा घनाभ जो होगा वो ऐसा होगा। घन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है, एक तरह से स्क्वायर ही होता है। जैसे हमने पिछला बनाया था तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा ऐसा रहता है, लेकिन अगर हम अब इसकी घन की बात करें तो घन क्या होता है, घन बिल्कुल क्या होगा, लंबाई में और उसमें आपके सारी क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी उसकी, ठीक है ना। तो ये अगर मैं घन बनाऊं तो ये पूरा एक घन का काम करेगा। पीछे जो बनाया था वो घनाभ था, ठीक है, तो घनाभ मतलब आयत जैसा ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये घन है, तो ये हो गया, ये रहा हमारा घन। अब क्या है, अब इस घन में सारी चीजें वैसी की वैसी होती है। अब मैं इसको नेमिंग करूं तो ये नेमिंग ऐसे हो जाएगी, यहां पर ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी फलक कितने होते हैं, शीर्ष, है ना, फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, तो ये घनाभ जैसे ही होंगे, ठीक है ना। बस घन और घनाभ में फर्क क्या रहेगा, घनाभ जो रहेगा वो हमारा ऐसा बनेगा, ये घनाभ जो रहेगा वो ऐसा बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, माचिस जिसको हम कहते हैं अपनी वो। और घन जो होता है वो आपने देखा होगा क्यूब, जिसकी बात करते हैं हम लोग, जो घन आता है वो क्यूब आता है, जिससे हम लोग खेलते भी है, कलरफुल बने हुए रहते हैं, वो घन होता है। और पीछे जो हमने समझाया वो घनाभ था, ठीक है। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ फेसेस मतलब कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, तो वो घन जितने ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं त्रिकोणीय प्रिज्म। देखिए सबसे पहले जो प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म की एक खासियत होती है जो आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म किसको कहते हैं, देखिए प्रिज्म होता क्या है कि प्रिज्म में जो फलक होता है वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, फलक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये आपस में क्या होगा, सर्वांग सम। मतलब सर्वांग सम का हम कहते हैं एक मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रेंट। और ये वाला जो फलक होता है और इसके पास में ही एक और उधर की साइड एक फलक होता है, वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये प्रिज्म तभी कहलाएगा कि जब उसके कॉन्ग्रेंट मतलब जब उसके सामने का जो फलक है वो बिल्कुल उसके क्या होगा, बिल्कुल सर्वांग सम होगा, तभी वो प्रिज्म कहलाता है। जैसे एक मैं प्रिज्म बनाऊं तो ये एक बनाया और उसके बाद ये बनाया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं, ऐसे मैं इसको जोड़ूं तो ये प्रिज्म की आकृति बनेगी, क्योंकि इसके अंदर ये वाला फलक और ये वाला फलक बराबर है और ये वाला फलक और ये वाला फलक आपस में क्या है, मतलब सर्वांग सम है, तो अभी ये प्रिज्म कहलाएगा। जैसे एक प्रिज्म एक और है हमारे सामने, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये भी एक प्रिज्म है, तो ये भी एक प्रिज्म क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने के जो फलक है वो सर्वांग सम है और दूसरे जो हैं वो समांतर चतुर्भुज के समान है। तो ये भी क्या हो गया, मतलब ये फलक और ये वाला फलक और ये वाला फलक भी क्या हो गया, आपस में सर्वांग सम हो गया। तो ये प्रिज्म ऐसे कहलाता है, ठीक है ना। अब यहां पर प्रिज्म में जो फलक होते हैं वो 2 त्रिकोण होते हैं, मतलब एक ये होता है और एक ये होता है, और 2 आयताकार होते हैं, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, फलक। तो 2 और 3 टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स कितने होते हैं, अगर मैं किनारे गिनूं तो कितने हो गए, 1 2 किनारे अगर गिने हम तो कितने हो जाएंगे, यहां पर इसको ऐसे जोड़ लो और इसको जोड़ लो, तो किनारे कितने होते हैं, 1 2
3 4 5 6, तो 6 किनारे होते हैं, वो सॉरी 6 शीर्ष होते हैं, और किनारे कितने होते हैं? किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहां पर 9 किनारे होते हैं, शीर्ष 6 होते हैं और फलक 5 होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा भी जा सकता है कि कुछ आकृति दे दें और उस आकृति में हमको बताया जाए कि इसमें प्रिज्म की आकृति कौन सी है, तो प्रिज्म वही कहलाएगा जिसमें क्या होता है, जिसमें उसके सामने वाला जो फलक होता है वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है, जैसे सर्वांग सम होता है ना, कॉन्ग्रेंट होता है। प्रिज्म का एक उदाहरण और बता रहा हूं, जैसे मान के चलिए बिना छिली पेंसिल, बिना छिली पेंसिल मतलब अगर मैं पेंसिल बनाऊं तो पेंसिल कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है, और अगर उसके सर्वांग सम एक और में उसका पीछे का हिस्सा बनाऊं तो पेंसिल कुछ इस तरह से, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से प्रिज्म ही है। क्यों प्रिज्म है? क्योंकि इसके आमने सामने की, मतलब ये वाला और ये वाला एक समांतर चतुर्भुज के जैसे है, सर्वांग सम है, और ये वाला फलक और ये वाला फलक भी आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है ना। तो आई बात, पूरी बात समझ में कि प्रिज्म क्या होता है। चलिए आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं पिरामिड्स की। देखिए यहां पर पिरामिड है, वो जितने भी तरह के पिरामिड होते हैं यहां पर मैंने बताया है, जैसे एक चौकोर पिरामिड होता है ना, एक पिरामिड होता है आयताकार पिरामिड होता है, और एक होता है हमारा त्रिभुजीय पिरामिड होता है। अब देखिए ये पिरामिड जो होता है, जैसे मान के चलिए ये हमारा जो पिरामिड है, ये है हमारा जिसमें वर्टिक्स होते हैं 5, फलक होते हैं 5 और किनारे होते हैं 8। ये वाला आयताकार पिरामिड है, इसमें शीर्ष होते हैं, फलक होते हैं, किनारे होते हैं, और ये वाला जो है त्रिभुज पिरामिड। तो त्रिभुज पिरामिड कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और यहां से उसके ये हो, ठीक है ना, मतलब ये है त्रिभुज पिरामिड, ठीक है ना। तो एक ये है त्रिभुज पिरामिड। तो कोई भी पिरामिड जो होता है ना, उसमें कम से कम लगभग 4 फलक तो होना ही चाहिए, और 4 फलक अगर होंगे तो ही वो पिरामिड मतलब बन सकता है, अदरवाइज वो पिरामिड नहीं बन सकता। तो ये सारे हमने जितने भी यहां पर आयताकार, ये जितने भी त्रिभुजी पिरामिड, ये जितने भी हमने लिए हैं, तो ये सारे शो करते हैं इनके अंदर कितने फलक होते हैं, इनके अंदर कितने शीर्ष होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहां पर डिफाइन करी है। आप इनको एक बार देख लीजिए, और इनको देखने का, इनको बनाने का तरीका क्या होता है, वो यही होता है, जैसे एक आपको आयताकार प्रिज्म बनाना है, तो भाई आयताकार प्रिज्म के लिए आपने एक ये बनाया और आपने एक ऐसा बना दिया, तो इस तरह से एक आयताकार प्रिज्म बन गया। बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, तो हमने इसलिए मैंने जरूरी समझा कि भाई ये कि बेसिक जानकारी है, हमें ये आना चाहिए, और हमें अगर पता है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर आप जब मॉल्स में जाते हैं तो हमको ये त्रिभुजी पिरामिड का एक उदाहरण मिलता है। उदाहरण कैसे मिलता है? तो त्रिभुजी पिरामिड में यह होता है कि उसमें जो रेट लिस्ट लगी होती है ना, वो पिरामिड के रूप में लिखी हुई होती है। पता है आपको? पिरामिड के रूप में मतलब कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, और उसमें जो रेट लिस्ट लगी होती है वो पिरामिड के रूप में होती है। मतलब वो कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, कोई चीज सेल करना होती है तो वो कुछ ऐसे पिरामिड में लिखी रहती है, और वो उसके ऊपर ऐसा कैसा रख देते हैं, ठीक है, ऐसा कैसा उसके ऊपर रख देते हैं। तो देखो त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज जो होता है तो उसके अंदर कितने ट्रायंगल का यूज होता है? 1 2 और 3, और ये मिला के 4, 1 2 3 4। अगर मैं इसको, ये खुले हुए हैं, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं तो एक चोंच जैसा बन जाता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो रेट लिस्ट को ऐसे बना के रख देते हैं पिरामिड के शेप में। पिरामिड मतलब ऊपर क्या हो गई, एक तरह से नोक हो गई। तो यहां पर भी ये पिरामिड है और ये त्रिभुज के शेप में है, और ऐसा यहां पर ये बना हुआ है। तो यहां पर पिरामिड जो है वो क्या बताता है, और पिरामिड और त्रिभुज के, पिरामिड और प्रिज्म के अंदर भी क्या अंतर है, ये भी हमने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि भाई ये सब चीजें भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें इसी से रिलेटेड दिया हुआ है, जो मैंने आपको समझाया था। क्या दिया हुआ था? क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? 3 त्रिभुज,
मतलब यही बात है। अगर मैं पहले की बात करूं कि क्या त्रिभुज से तीन फलक से क्या बहुफलक बनाया जा सकता है? आप क्या बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं बहुफलक बनाऊंगा तो मुझे कितने त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मेरा बहुफलक कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से ही बनेगा ना, कुछ इस तरह से बनेगा। तो भाई अब जो बहुफलक बनेगा तो ये जो है वो क्या है, इसमें 3 की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। तो हम कहेंगे नहीं, ये गलत है। पहला होगा नहीं, यह 3 त्रिभुज से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि कम से कम 4 की तो जरूरत पड़ेगी। या आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे लिखा है 4 त्रिभुज, तो इसके लिए लिखेंगे हां 4 त्रिभुज से बनाया जा सकता है। और अगर तीसरे बात करें, इससे तो नहीं बन सकता, इससे बन सकता है। और एक वर्ग और 4 त्रिभुज, तो देखिए एक वर्ग और 4 त्रिभुज, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो एक वर्ग और 4 त्रिभुज, तो इससे भी कहेंगे हां, इसका भी हां बनाया जा सकता है। क्योंकि एक वर्ग जो है, अगर मैं उसको बनाऊं, ये वर्ग है, और अगर इससे मैं बहुफलक बनाऊं तो ये कुछ इस मतलब इनकी जो चोंच रहती है वो एक जैसी रहती है। ठीक है, तो आप लोग जब बनाइएगा तो ये इस तरह से बनेगा कुछ, है ना। तो भाई बिल्कुल बनाया जा सकता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कि हां भाई ऐसा हो सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको आराम से कर भी सकते हैं। ठीक है ना, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो सकती है? हां जी, संभव है। यदि एक पिरामिड के बारे में सोचिए, देखिए हम लिखेंगे हां संभव है, हां संभव है, परंतु फलकों की संख्या चार या 4 से अधिक हो। है ना, अगर फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो हां भाई ऐसा बहुफलक संभव है। तो हमको इस तरह का आंसर देना है। पिरामिड के बारे में सोचना है तो भाई पिरामिड तो हम लोग बना सकते हैं, है ना। बस पिरामिड में क्या होता है, फलकों की संख्या जो होती है वो मतलब 4 पर 4 से ज्यादा हो, पर 4 तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम त्रिभुज बनाएंगे, जैसे एक त्रिभुज बनाया तो एक तो त्रिभुज ये रहा, और उस त्रिभुज से हमें ये त्रिभुज की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब 1 2 3 और 4। तो देखा, मतलब अगर त्रिभुज के लिए भी, अगर त्रिभुज से भी हम पिरामिड बनाते हैं तो क्या होगा, मतलब एक तरह से हम बनाते हैं तो क्या होगा, उसमें भी हमें 4 त्रिभुजों की जरूरत पड़ती है। तो बस थोड़े सी हमें जरूरत है अपने नॉलेज की, और हम इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दिया है निम्न में से कौन से प्रिज्म है। देखिए, अब मैंने जब प्रिज्म के बारे में पढ़ाया था तो मैंने प्रिज्म के बारे में एक डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी कि जैसे प्रिज्म है तो प्रिज्म में क्या होता है कि उसके जो सामने वाला जो फलक होता है वो क्या होता है, आपस में सर्वांगसम होता है। ठीक है, सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रेंट होता है। तो अगर ये वाला और ये पास वाले जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में समांतर
मतलब समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर कौन कौन सी उन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए यहां पर तो गोला है, पर इधर क्या हो गई, नोक हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने ये भी यही वाला फलक होगा, तो ये फलक और ये फलक आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वागसम हो जाएंगे, और इसके जो अंदर जो बन रहे हैं ये एक समांतर चतुर्भुज की भांति हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रिज्म हो जाएगा। इसमें तो नोक बन रही है, क्योंकि इधर नीचे आपका क्या है, वर्ग है, तो ऊपर क्या है, आपकी नोक बन रही, तो ये तो हो नहीं सकता है। हाँ ये जरूर हो सकता है, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट, तो नीचे भी आपका ये वाला पार्ट हो गई, आमने सामने भी एक समांतर चतुर्भुज की भांति है। तो बस हमें अगर रूल्स रेगुलेशन पता हो तो हम इसके आंसर जरूर दे सकते हैं। तो इसमें से प्रिज्म कौन से हैं, सेकंड और फोर्थ वाले इसके अंदर प्रिज्म है, बाकी ये दोनों क्या है, प्रिज्म नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं, प्रिज्म जैसे हैं, ये आपका मैं प्रिज्म ये वाला बनाता हूं, यहां पर ये प्रिज्म बनाता हूं, यहां पर ये वाला प्रिज्म बनाते हैं, इससे काफी अच्छा हमें समझने में आसानी होगी। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और एक सेम ऐसा का ऐसा ही मैं यहां पर भी बना लेता हूं। क्या है, इनको समझने में हमें बिल्कुल आसानी होगी और हम इनको आसानी से समझ भी लेंगे। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और इसके पीछे भी एक जो डॉटेड लाइन जाती है वो इसके पीछे भी होगी। देखिए एक प्रिज्म एक बेलन कैसे हो सकता है, तो अगर मैं इसके आधार की बात करूं, जैसे एक बेलन ये होता है, ये बेलन होता है, ठीक है। अगर मैं इसके आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये भी ऐसा हो जाएगा। और अगर मैं इसके भी आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दूं, बढ़ाते जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जी प्रिज्म एक बेलन तब बन जाता है यदि उसके आधार में भुजाओं की संख्याओं को बढ़ा दिया जाए। तो हम क्या लिखेंगे, यदि उसके आधार में भुजाओं की संख्याओं को बढ़ा दिया जाए, यदि उसके आधार में भुजाओं की संख्याओं को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म एक बेलन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये जैसे मैंने बताया कि भाई ये एक प्रिज्म था, ठीक है, ये एक प्रिज्म था, ये वाला और एक वाला प्रिज्म था, ठीक है। बेलन की बात कर रहे थे तो हमने उदाहरण भी उससे ही मिलता जुलता लिया। तो ये अब मैंने इसमें भुजाओं की संख्या को बढ़ाता जाऊंगा तो ये गोल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एक बेलन हो गया, तो क्या होगा, जी हां, प्रिज्म एक बेलन किस प्रकार कैसे है, मतलब प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो भाई प्रिज्म और बेलन एक जैसे जब हो जाते हैं कि जब उसमें भुजाओं की संख्याओं को बढ़ा दिया जाए तो वो बेलन हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, पिरामिड एक शंकु किस प्रकार है। देखिए पिरामिड, अगर सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं। तो पिरामिड बनाते हैं, तो ये पिरामिड बनाया, जैसे मैंने मैंने एक पिरामिड बनाया, ये एक मैंने पिरामिड बनाया, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात यह है कि पिरामिड और शंकु ये होता है हमारा, ये शंकु ये होता है, ठीक है। दोनों में विशेषता क्या है कि दोनों की आगे जाके मतलब ऊपर जाके नोक होती है ना। अब मैं क्या करूं, अगर पिरामिड में अगर भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, शंकु की तरह हो जाएगा। तो रीजन भी वही रीजन भी क्या आएगा कि यदि पिरामिड में उसमें आधार में, यदि पिरामिड में
यदि पिरामिड में उसके आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो वह शंकु बन जाएगा। ठीक है ना। तो बस हमें यही रीजन लिखना है कि भाई पिरामिड और शंकु, तो अगर हम इसके भुजाओं में अगर हम इसके आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दें तो वो आराम से बदल जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर देना है और हमारे मतलब एक एक दो दो शब्द में आंसर देना है। दो दो नंबर के क्वेश्चन ये एग्जाम में आसानी से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको भी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन ही होते हैं? देखो एक वर्ग प्रिज्म क्या एक घन ही होते हैं? अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नहीं। मतलब अगर मैं वर्ग प्रिज्म की बात करूं, वर्ग प्रिज्म हमारा ये होता है। वर्ग जानते हो ना क्या होता है, हम लोगों ने पहले जितने भी क्वेश्चन करे हैं वर्ग, ये है वर्ग प्रिज्म। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्ग प्रिज्म का हमारा खेलने वाला पासा। ठीक है, खेलने वाला पासा जिसको हम कहते हैं लूडो खेलते हैं, लूडो में जो पासा होता है वो बिल्कुल वर्ग प्रिज्म होता है। तो भाई ये वर्ग प्रिज्म क्यों कहलाता है, प्रिज्म क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका ये वाला फलक और ये वाला फलक, सामने वाला फलक क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ठीक है, और ये वाला फलक और ये वाला फलक क्या होता है, सर्वांगसम होता है, तो ये प्रिज्म कहलाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये घन ही होगा, ये घनाभ भी हो सकता है। घनाभ मतलब घनाभ में भी क्या होता है, घनाभ में भी यही होता है ना, ये आपका घनाभ है, या घनाभ ऐसा भी बना सकते हो आप, घनाभ आप ऐसा भी बना सकते हो, ये है आपका घनाभ। तो घनाभ में भी क्या होता है भाई, घनाभ में भी आपका ये वाला फलक और ये वाला फलक क्या होता है, आपस में सर्वांगसम होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि वो घन ही हो, नहीं, हम लिख सकते हैं नहीं, यह घनाभ भी हो सकता है। तो बस एक सीधा सा आंसर हम इसका दे सकते हैं कि भाई जो भी ऐसी चीजें, मतलब हम केवल घन की बात नहीं करें, जो भी ऐसी चीजें जिनका फलक आपस में सर्वांगसम होगा वो क्या कहलाएंगी, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, प्रिज्म कहलाएंगी। ठीक है ना। तो ये हमारा एक सबसे अच्छा मतलब एक उदाहरण है, तो ये हमने करा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है। देखिए हमें दिया है इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का स्थापना कीजिए। अब ये आयलर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो आयलर सूत्र में क्या होता है, सबसे पहले आयलर सूत्र क्या होता है हम बात करते हैं। ये लिखा है f प्लस वी माइनस ई बराबर 2। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अगर f किसको प्रकट करता है, मतलब f किसको बताता है, f बताता है फलक को। ठीक है, यह कहलाता है हमारा शीर्ष जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स, और ई कहलाता है हमारा एजेस जिसको हम कहते हैं किनारे। ठीक है, अगर हमारे इन सबका प्लस और माइनस अगर इसके बराबर होता है तो हमारा आयलर सूत्र सत्यापित हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अब इसके अंदर f सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे इजी चीज होती है कि हमारे इस क्वेश्चन में अगर हम फलक देखें तो फलक मतलब अगर हम पहले वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स कितने, मतलब शीर्ष कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5। तो जाहिर सी बात है अगर 5 हैं तो नीचे भी 5 होंगे, है ना। मतलब अगर मैं एक डॉटेड लाइन अगर मैं बनाऊं, यहां पर, तो यहां पर एक डॉटेड लाइन में बनाता हूं, तो ये तो हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये
टोटल हमारे कितने हो जाएंगे फलक, यहां पर भी गिनूंगा तो ये हो गए 1 2 3 4 5 और नीचे और 5 मिला के हमारे वर्टिक्स टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें वर्टिक्स हमारे हो जाएंगे 10। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हमारे फलक की। तो फलक कितने होंगे, देखो हमारा एक फलक तो ये हो गया, एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, तीसरा फलक ये हो गया, चौथा फलक ये हो गया, है ना, चौथा फलक ये, पांचवा नीचे और छठा पीछे। ठीक है, मतलब फिर से देखते हैं, फिर से समझो, देखो ध्यान से देखना भाई, अगर हम लोग बात करें इसके पीछे भी एक आकृति होगी ना, ये वाली, मतलब अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना दूं ये, ठीक है, तो ये हमारा कोना है, ये ऐसे गया और ये ऐसे जाके ऐसे मिल गया। ठीक है, तो अब पीछे के दो फलक है ना, मतलब कितने हो गए, एक ये फलक, एक सामने का, एक ठीक उसके नीचे का। ठीक है, और ये हो गए 2 और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल 7। मतलब यहां पर हमारे जो फलक हो गए वो कितने हो गए 7। ठीक है, और अब किसकी बात करते हैं, एजेस की। एजेस का मतलब ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल एजेस कितनी हो जाएंगी 15, है ना। अब क्या करेंगे, अब सबसे हम इसको आयलर सूत्र में रख के देखते हैं, आयलर सूत्र में रख के देखते हैं क्या हमारा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। तो चलिए करके देखते हैं, हमारा f कितना था 7 प्लस 10 माइनस 15। ठीक है, तो ये 7 में से 10 गया, कितना बचा, 7 और 10 17 माइनस 15 बराबर 2, तो 17 में से 15 गया तो 2 बराबर 2 आ गया। तो ये हमारा आयलर सूत्र यहां पर क्या हो गया, सत्यापित हो गया। फिर से देखिए, हमारे वर्टेक्स निकले थे 10, हमारा जो फेसेस निकले थे वो 7 निकले थे, और एजेस निकली थी, मतलब हमारे जो कोने निकले थे, शीर्ष निकले थे वो 10 निकले थे, और जो फलक निकले थे वो 7 निकले थे, और उसके बाद जो किनारे निकले थे वो 15 निकले थे। तो ये 10 और 7 17, 17 में से 15 गया तो कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 बराबर 2 हो गया। तो ये आयलर सूत्र यहाँ पे तो सत्यापित हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले कि यहां पर एक पिरामिड है और नीचे क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग मैं बात करूं तो फलक और हमारे वर्टिक्स और किसकी, एजेस की। ठीक है, तो अब मैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे जाता हूं, जब मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई अगर मैं घन की बात करूं तो घन में कितने वर्टेक्स कितने ये होते हैं, तो वहां से अगर हम लेकर आए तो हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर कोने देख लेते हैं हम लोग, तो कोने कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये मिलाकर कितने हो गए 9, तो कोने कितने हो गए 9। सबसे पहली बात कोने हो गए। उसके बाद अब हम गिनते हैं कितने, अब हम गिनते हैं किनार, मतलब क्या, किनारे, किनारे को कहते हैं हम एजेस, एजेस गिनते हैं। तो देखिए एजेस गिनने के लिए हम यहां पे दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो किनारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, किनारे कितने हो गए 15, लिख लेते हैं। अब फेसेस की बात करते हैं, फेसेस की बात करते हैं। अब देखिए फेसेस के लिए हम क्या करेंगे, अब इन सबको मिटा दो, फेसेस के लिए इन सबको मिटा दो। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड की, है ना। तो पिरामिड में जैसे ये है, तो एक ये रहा, 1 2 3 और एक पीछे वाला 4, ठीक है 4 इसके। हम ये वाला फेस काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहीं पे ही होता है।
हम ये वाला फेस काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ पिरामिड है, ठीक है, इसके ऊपर ही मतलब चोंच बनी हुई है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। नीचे वाला फेस, इसको छोड़ के सब फेस काउंट होंगे। देखिए एक हो जाएगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और नीचे पांचवा, ठीक है। तो ये पूरे 9 फेसेस, 9 वर्टेक्स और 15 एजेस है ना। वो 9 कैसे हो गए, क्योंकि कोण और इसके मिला के एजेस 15। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं कि हमारा आयलर सूत्र जो है वो इस पे काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं आयलर सूत्र। क्या होता है, F प्लस V माइनस E बराबर 2। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 15 माइनस 15 बराबर 2। तो 9 9 हो जाएगा 18 माइनस 15 बराबर 2, ठीक है। रोकना दीप। नीचे क्या है, प्रिज्म है। तो देखिए अगर हम प्रिज्म और नीचे का जो प्रिज्म है उन दोनों को, अगर ऊपर क्या है पिरामिड और नीचे क्या है प्रिज्म, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ध्यान रखना ये वाला जो है आपका वो ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब उसको छोड़कर अब हमारे जो है फलक, हमारे जो शीर्ष और किनारे हैं वो कितने होंगे, अब हम इसको काउंट करते हैं। देखिए सबसे इजी होता है क्या, सबसे इजी होता है वर्टेक्स निकालना, मतलब शीर्ष निकालना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे 9 हो गए आपके, कितने 9 हो गए हमारे वर्टेक्स। अब बात आती है किसकी, फेसेस की। तो फेसेस कितने निकलेंगे, देखो इसमें आपके पिरामिड के कितने हो जाएंगे, 4 पिरामिड के हो जाएंगे 4, और 5 हो जाएंगे आपके किसके, नीचे प्रिज्म के। तो ये भी 4 और 5 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 9। अब आती है एजेस की बारी। एजेस मतलब जिसको हम कहते हैं किनारे। तो किनारे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, और एक 16, ठीक है। देखो फिर से गिनते हैं, अगर हम गिने तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गई यहां पर 16, ठीक है। तो यहां हो गई हमारी एजेस 16। अब ये देखो इसका अंदाजा आप जब लगा सकते हो बहुत अच्छे से कि जब हम लोग पिरामिड और हमारा जो स्क्वायर मतलब जो घन के हमने सारे बारे में पता किया था कि उसके अंदर कितनी एजेस होती हैं, उसके अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, उसके अंदर कितने शीर्ष होते हैं, कितनी फलक होती हैं और कितने किनारे होते हैं। ये सब चीजें अगर हमें थोड़ा सा पता हो तो हम आसानी से उन सब चीजों के बारे में लगा सकते हैं। तो चलिए करेंगे हम F प्लस V माइनस E बराबर 2। तो हम रखेंगे 9 प्लस 9 माइनस 16 बराबर 2। तो 9 9 18 माइनस 16 बराबर 2। तो यहां हो गया 2 बराबर 2। तो हमारे देखा दोनों के लिए आयलर सूत्र क्या हो गया, सत्यापित हो गया। और हमको इसी तरह से इसको सॉल्व करना था। बस ध्यान रखना आपकी काउंटिंग ठीक हो, आपकी चीजें बिल्कुल सही हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इस तरह से और कितने क्वेश्चन है जो हमें दिए हुए हैं करने के लिए। यहां दिया है आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। देखिए हमें पहले जो दिया हुआ है जो ये है फलक, शीर्ष और किनारे। तो देखिए पहला जो फलक है वो हमें मिसिंग है। शीर्ष जो दिया हुआ है, शीर्ष को क्या कहते हैं, वर्टेक्स, वो क्या दिया हुआ है 6, और जो किनारे दिए एजेस जिसको हम कहते हैं वो दिए 12। अब हमें क्या निकालना है, फलक निकालना है, ठीक है। अब देखिए उसके लिए क्या होता है, E प्लस V F प्लस V माइनस E बराबर 2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूले में हम लोग एक एक करके सब निकालते जाएंगे। अब यहां पर क्या है, F तो दिया नहीं है पर हमें 6 दिया हुआ है। तो F प्लस 6 माइनस 12 बराबर 2, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, F
यहां हो जाएगा 6, 12 में से 6 गए, माइनस का 6 बराबर 2, तो f बराबर हो जाएगा 2 + 6, तो f बराबर हो जाएगा 8। तो यहां पर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग अलग अलग तरीके से निकालते जाते हैं, एक एक को जो मिसिंग है वहां पर हम उसको रखते जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या मिसिंग है, वर्टेक्स, लेकिन यहां पे f कितना दिया हुआ है, यहां पर मुझे f दिया हुआ है, यहां पर मुझे फलक दिया हुआ है 5, पर यहां पे वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, यहां पे वर्टेक्स मिसिंग है, और जो किनारे जो दिए हैं वो दिए हैं 9। ठीक है, यहां पर 9 दिए हुए हैं। अब मतलब ऐसा दिया हुआ है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो एक तो निकल गया, अब हम दूसरा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज मिसिंग है, देखो हमारा शीर्ष मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 5 + v - 9 बराबर 2, 9 में से 5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 2। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 4, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 6। तो हमारा यह आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर 6। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर निकालते हैं, ये यहां पर क्या दिया है, यहां पर हमें फलक जो दिया है वो 20 दिया हुआ है, शीर्ष दिया है वो 12 दिया हुआ है, और जो किनारे दिए हुए वो हमें निकालना है। तो चलिए यहां पे रखते हैं 20 + 12 - e बराबर 2, 20 और 12 हो जाएगा 2, 32 - e बराबर 2। ठीक है, अब e को वहां भेज दो, 2 को इधर ले आओ, तो 32 - 2 बराबर e, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, अच्छे से आप लोग अगर आयलर सूत्र आपको पता है तो जो चीज मिसिंग है उसको आप बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हो और आराम से अपने आंसर निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, और आपके मेज द कॉलम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आराम से बन सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए और सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, किसी बहुफलक में, किसी बहुफलक के फलक 10 और किनारे किसको कहते हैं, एजेस को 20 और शीर्ष 15 हो सकते हैं। देखो अगर मेरा ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है f + v - e बराबर 2, अगर रखने पे इसके बराबर, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हां ऐसा संभव है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लिख देंगे जी ऐसा संभव या ऐसा बहुफलक संभव नहीं है। क्या बोला है, क्या किसी बहुफलक के इतना हो सकता है, तो हम लोग यहां पे रखेंगे, यहां पे रख के देखेंगे कि अगर वो 2 के इक्वल आ जाता है तो ऐसा बहुफलक संभव है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं है। तो चलिए यहां पे रखते हैं 10 + 20 - 15 बराबर 2, तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 और 10 30 - 15 बराबर 2। ठीक है, देखो f की जगह 10 रखा, e की जगह, एक सेकेंड फिर से रख के देखते हैं, f की जगह 10, v की जगह पे 15 और e की जगह पर 20। ठीक है, ये सीक्वेंस जो इस फॉर्मूले में दिया उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 और 15 25 - 20 बराबर 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 20 में से 25 में से 20 जाएंगे तो 5 बराबर 2, तो ये आंसर नहीं आया। मतलब यहां 5 आ रहा है, उधर 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे नहीं ऐसा बहुफलक संभव नहीं है। हम लिखेंगे ऐसा बहुफलक संभव नहीं है। तो काफी अच्छी और काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, आप भी करिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमने इस चैप्टर के अंदर कितनी नई चीजें सीखी है और कितनी नई चीजें हमको करने को मिली हैं। तो बस
बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए हमारे सॉल्व, क्योंकि आप लोगों को इन वीडियो को देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। जी हां, ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बस उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे आप लोग टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और आप लोग जब टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे एक विंडो पर, क्योंकि यहां पर जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, इंडिया नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने कहा है, आपको किसी भी वीडियो के लिए, कोई भी मटेरियल खरीदने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। बस आप लोग अपने वीडियो देखो, अपनी पढ़ाई करो और एंजॉय करो, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड विंडो पे जाएंगे तो यहां पे क्लास 8 के हिंदी मीडियम के जो टीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और आप उनमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप उनकी एक पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट के विंडो पे चले जाएंगे। जैसे हम मैथ्स की बात करेंगे, जब आप मैथ्स पे क्लिक करोगे तो आप मैथ्स से रिलेटेड एक विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए गए वो सब आपको यहां पर दिखेंगे। जब आपको जो भी अध्याय पढ़ना है मैथ्स के अंदर, आप उस पर क्लिक करोगे तो एक बहुत अच्छे और एक क्वालिटी के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगे, और आप सारे वीडियो से अपने डाउट को क्लियर करेंगे। बट बने कहां रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।